हमारा है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है? सबसे पहली बात कि जैसे मान लो हमारी कोई लाइन होती है तो वो लाइन से एक्स एक्सिस पे कहीं कट करती है और वाई एक्सिस पे कहीं कट करती है, तो ये जो होता है उसका एक्स इंटरसेप्ट होता है, और ये जो होता है उसका क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट होता है। तो जैसे मान लो एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट बी है, इट मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए कॉमा जीरो, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जीरो कॉमा बी। तो हम लोग को लाइन का इक्वेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? ए एंड बी, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो देखो उसमें क्या होता है, अब इस लाइन का स्लोप बताओ क्या होता? जैसे मान लो ये एंगल अगर थीटा होता तो, या इस लाइन का स्लोप अगर मैं मान लू निकालना चाहूँ, थीटा वूटा भूल जाओ, इस लाइन का स्लोप क्या होता? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो b माइनस जीरो होल अपॉन जीरो माइनस ए, मतलब माइनस बी बाय ए। अच्छा, वैसे तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, तो स्लोप की जगह क्या लिख लिया? माइनस बी बाय ए। और जो y इंटरसेप्ट है, ये सी जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता था, तो वो यहाँ पे क्या है? b। अब यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया किसका? ए का, तो y इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी होल अपॉन ए। अब इस ए को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी को नीचे भेज दो, तो ए बी इंडिविजुअली डिवाइड होता, बी एक्स होल अपॉन ए बी प्लस ए वाई होल अपॉन ए बी इज इक्वल टू वन। इससे क्या आ जाता? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। Is the intercept form of the equation of line. इतना समझ में आया? हाँ सर, यस। तो एक बार जल्दी से लिख लो सब लोग इसको, देन तो x के नीचे जो चीज लिखी रहती है
एक्स के नीचे जो चीज लिखी रहती है वो क्या होती है, एक्स इंटरसेप्ट, और वाई के नीचे जो चीज लिखी रहती है वो क्या होती है, वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ठीक है, एक्स के नीचे जो चीज लिखी है वो एक्स इंटरसेप्ट है, और वाई के नीचे जो चीज लिखी है वो वाई इंटरसेप्ट है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन ऐसा होता कि एक लाइन का इक्वेशन है 2x minus 3y is equal to 12, then find its equation in intercept form। इंटरसेप्ट फॉर्म में इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है ना इक्वेशन में, राइट हैंड साइड, वो 1 होता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी आर सपोज टू डू दैट, मेरे को यहाँ पे तो 12 नहीं चाहिए, मेरे को तो यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करना चाहिए सर 12 को LHS में दे दें। हाँ, 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्या किया, इंडिविजुअली डिवाइड किया। तो व्हाट विल आई गेट, 2x बाय 12 माइनस 3y बाय 12 इज इक्वल टू 1। मतलब ये क्या हो जाएगा, x बाय 6 प्लस माइनस 3 बाय 12 इज -4, y बाय -4 इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को देख के हमको क्या पता चल रहा है कि इसका x इंटरसेप्ट 6 है और इसका y इंटरसेप्ट -4 है। फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना कि मतलब x को इक्वल टू 0 डाल दे, फिर y को इक्वल टू 0 डाल दे, फिर हम हाँ, वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन इट इज बेटर कि इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया है इस लाइन के इक्वेशन को, तो उससे तुमको जो x के नीचे वाली क्वांटिटी है वो अपने आप x इंटरसेप्ट मिल जाएगी, और जो y के नीचे वाली क्वांटिटी है वो अपने आप ऑटोमेटिकली y इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट, ये वाली लाइन कैसी दिख रही होगी, इसका x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, 6 है, मतलब यहाँ पे कहीं x एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है 6,0, और इसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, -4 है, 0, -4। तो हमारी लाइन कैसी हो रही होती, हमारी लाइन ऐसी कोई दिख रही होती। समझ में आया? यस सर। तो स्टूडेंट्स, ये सबको क्लियर, इसमें किसी को डाउट, एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? सॉल्व अप करूं यश? गया, सबने लिख लिया? सर 1 मिनट, ऊपर की से ना स्क्रीनशॉट ले। कौन सा पार्ट ऊपर करो? हाँ सर, बस लो। हो गया सर। अच्छा, अब देखो, एक पॉइंट आता है, लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सिस, और दूसरा पॉइंट होता है लाइन मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन बोथ एक्सिस। ठीक है, तो इन दोनों में एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है, देखो,
देखो जैसे मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, में मॉड लेंगे ना। हाँ, और लाइन हमारा इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। इक्वल इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों इक्वल हो रहे होंगे। मतलब हमारी लाइन या तो ऐसी हो रही होगी जिसमें एक्स इंटरसेप्ट और या तो हमारी लाइन ऐसी हो रही होगी जहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों इक्वल है और दोनों क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता कि जो ये वाला एंगल होता, बताओ ये वाला एंगल कितना होता विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री? 45 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होता, 30 135 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाला एंगल कितना होता, 135 डिग्री। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन में दिया है कि लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द बोथ एक्सिस, इसका मतलब तुमको ये समझना है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि इस लाइन का स्लोप जो है वो 135 डिग्री है, जो कि -1 है। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि लाइन मेक्स इक्वल्स इंटरसेप्ट ऑन द बोथ एक्सिस, इट मींस the person wants to tell us that the slope of the line is -1। ठीक है, अच्छा पहले और दूसरे में अंतर क्या है? अब दूसरे में क्या है कि हमारी ये लाइन हो तो भी चलेगा और हमारी ये लाइन हो तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट इक्वल भी है तो लेंथ भी इक्वल होंगी ऑब्वियसली, और यहाँ पे इंटरसेप्ट एक दूसरे के नेगेटिव है लेकिन लेंथ तो क्या हो जाएगी, उनकी इक्वल हो जाएगी। समझ में आया? सर तो ये बेसिकली एक स्क्वायर फॉर्म करेगा ना सब लेंगे। हाँ अगर हम सारे पॉसिबिलिटीज लेते एक स्क्वायर बन जाएगा ना। हाँ, उस केस में एक स्क्वायर बन जाएगा। तो लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ, सॉरी, लाइन मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ अगर बोल दिया ऑन बोथ एक्सिस, तो यहाँ से उसका स्लोप -1 आ जाता और यहाँ से उसका स्लोप +1 आ जाता। इसका मतलब कि +1 और -1 दोनों स्लोप पॉसिबल है अगर इक्वल लेंथ का इंटरसेप्ट बन रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है इक्वल लेंथ। समझ में आया? यस सर। बच्चों ये क्लियर है? Yes, sir. एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, कमेंट करो। तो मतलब ऊपर वाले केस में हम लोग अलग कर रहे हैं और नीचे में अलग कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? ऊपर वाले केस ऊपर वाले में केस में या तो दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे और इधर डिपेंड हाँ मतलब कोई भी। हाँ हाँ, तो दोनों केस में जो स्लोप होता है लाइन का वो -1 ही होता, दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो या दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव हो। तुम ही देख लो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिख रही है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो पहले वाले केस में स्लोप केवल -1 होता, दूसरे वाले केस में +1 या -1 दोनों हो सकता है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, चलो, तो अब जैसे एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं इंटरसेप्ट वगैरह पे, तो उसके बाद हम लोग थोड़े मिक्स टाइप के क्वेश्चंस पे आएंगे। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through
2, 2 and cutting equal intercept on coordinate axis. Yes, मेरा भी सही है. देखो क्वेश्चन में क्या बोल दिया. क्वेश्चन में ये बोल दिया कि इंटरसेप्ट इक्वल लेंथ के है. इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, किस बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है? स्लोप के बारे में. स्लोप -1 है। स्लोप नेगेटिव. स्लोप इज -1. अच्छा, अगर स्लोप -1 होता था तो यस हम लोग ऐसे लिखते थे y इज इक्वल टू -x टाइप का लिखते हैं. तो वो एक शॉर्टकट टेक्निक सिखाई थी लास्ट क्लास में. y प्लस एक्स लिख लिया इज इक्वल टू, अब ये जो पॉइंट है वो इसमें डाल दिया 2, 2 मतलब 2 + 2 4. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है. जोहेब नॉट 2, x प्लस वाई शुड बी 4. सर 4 कैसे हुआ? 4 2, 2 से पास कर रहा है ना, तो इधर भी 2 डाला और इधर भी 2 डाला, तो 2 + 2 4. या तो y इक्वल टू mx प्लस c से नहीं कर सकते? उससे भी कर सकते हो. जैसे y इज सर यहाँ पे स्लोप देने का सिग्निफिकेंस क्या था? क्या हुआ यहाँ पे, m का सिग्निफिकेंस क्या था? m का सिग्निफिकेंस यही था ना कि जब तक m नहीं मिलेगा तब तक लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग. m यहाँ पे पुट किया है ना मैंने. m की वैल्यू -1 थी, तो m की वैल्यू मैंने -1 पुट की, हाँ ओके सर. तभी तो y इज इक्वल टू -x प्लस c आया. अब हम लोगों ने क्या किया, इसमें 2, 2 पुट कर दिया ताकि मैं c फाइंड कर सकूं. तो 2 इज इक्वल टू -2 प्लस c. जब तुम इस -2 को उधर ले जाओगे तो c क्या आएगा बताओ. 4 आएगा ना. समझ गया सर. ठीक है. अच्छा, इसको मेथड 2 से भी कर सकते थे. मेरा क्वेश्चन सर ये था कि c तो y इंटरसेप्ट होता है ना? हाँ, c y इंटरसेप्ट होता है. हाँ ठीक है. मेथड 2 ये था कि क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटरसेप्ट इक्वल लेंथ के है, द इंटरसेप्ट आर ऑफ इक्वल लेंथ. तो जैसे हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1. तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x/a प्लस y/a इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये लोग तो इक्वल लेंथ के होने थे, इक्वल इंटरसेप्ट होने थे. x/a प्लस y/a इज इक्वल टू 1, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू a. समझ में आया. अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया, अगेन 2, 2 इसमें डाल दिया, तो 2 + 2 इज इक्वल टू a. तो बताओ बेटा a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई. इसका मतलब लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. दूसरा तरीका हो गया.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए हम लोग। सर थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे क्या? सॉल्यूशन स्क्रॉल में जाऊं कि क्वेश्चन में जाऊं? सर क्वेश्चन। हाँ सर हो गया। हो गया। चलो, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2, 2 and cutting intercept of length whose sum is 9. Whose sum is what? 9. नहीं, अभी लोकस नहीं पढ़ा है सुनन, अभी लोकस नहीं पढ़ा है मैंने। इसमें जो है दो आंसर्स आएंगे, ठीक है। भव्य, तुम्हारा एक आंसर सही है, दूसरा आंसर भी निकालो। हाँ, यस, गुड। चलो, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 2 एंड कटिंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ
whose sum is 9। मतलब एक तरीके से a प्लस बी क्या है, 9 है। मतलब हम लोग b को क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से 9 माइनस से लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी इज 9, b विल बी 9 माइनस से। तो जैसे हम लोग ए प्लस बी नहीं, मॉड ए प्लस मॉड बी होगा ना। नहीं, क्वेश्चन में ऐसा कटिंग इंटरसेप्ट, सर लेकिन लेंथ पूछा है तो फिर अगर हाँ माइनस, नहीं मतलब जो क्वेश्चन का सेंस था वो मैंने ऐसे लिख लिया, कटिंग इंटरसेप्ट whose sum is, लेंथ मिटा दो। ठीक है, कटिंग इंटरसेप्ट whose sum is 9। ठीक है, वैसे जैसा क्वेश्चन था उसमें हाँ मॉड ए प्लस मॉड बी होता, तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी, तो बी की जगह मैं क्या लिख लेता, 9 माइनस ए, दिस शुड बी इक्वल टू 1। अच्छा, ये जो है वो 2,2 से पास कर रहा है, तो 2 बाय ए प्लस 2 बाय 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज 2 टाइम्स एलसीएम लिया तो 9 इज इक्वल टू a इंटू 9 माइनस ए, विच मीन्स a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 एंड 6 आ जाएगी। अच्छा, जब a की वैल्यू 3 होती तब b की वैल्यू क्या होती, 9 माइनस 3, 6। और जब a की वैल्यू 6 होती तब b की वैल्यू क्या होती, 9 माइनस 6, 3। तो दो लाइन बनती, जैसे लाइन 1 जो बनती इसके कारण वो बनती x बाय 3 प्लस वाई बाय 6 इज इक्वल टू 1, और इसके कारण जो लाइन 2 बनती वो क्या बनती, x बाय 6 प्लस वाई बाय 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस, जैसे हम लोग ने लाइन के इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में देखे, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि लाइन के इक्वेशन के लिए हम लोग को दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। हमेशा लाइन के इक्वेशन के लिए दो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कि एक स्लोप मिल जाए लाइन का और एक पॉइंट मिल जाए लाइन पे। अगर ये हो जाए हमारा काम तो हम लोग लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं कैसे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन, या स्लोप मिल जाए तो शॉर्टकट टेक्निक से x और y वाला कॉम्बिनेशन लिख लेते और फिर राइट हैंड साइड उसमें पॉइंट डाल देते। समझ में आई बात? तो अब लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू क्वेश्चंस। चलो, क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल बना दें, ये ट्राइंगल है से ए बी सी। अच्छा, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, ए का कोऑर्डिनेट जो है वो 1,2 है, बी का कोऑर्डिनेट जो है वो 3,1 है, और सी का कोऑर्डिनेट जो है वो -3,0 है। ठीक है, तो फाइंड करना है
क्या फाइंड करना है? पहली चीज इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू ए। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ए से जो एल्टीट्यूड गिर रहा है वो। दूसरा इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। और तीसरा है इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ ए, ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करो। ये 3 पार्ट है। ओके, सो एल्टीट्यूड का आंसर कुछ बच्चों का आया y + 6x = 8। मीडियन 2y - 3x = 1। यस, गुड।
ओके, सो एक एक पार्ट करके स्टार्ट तो करते हैं कम से कम। देखो, पहला इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू है। तो सबसे पहली बात कि ये जो BC वाली लाइन है इसका स्लोप निकालो। तो बताओ इसका स्लोप क्या होगा? 1 माइनस 0 होल अपॉन 3 प्लस 3 6, मतलब 1/6। इट मीन्स BC का स्लोप अगर 1/6 है, ये A है, ये B है, ये C है, इसका स्लोप अगर 1/6 है तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए? -6 होना चाहिए। अच्छा, अगर किसी लाइन का स्लोप -6 है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू -6x। तो वो माइनस वाला इधर आ जाता है, तो y प्लस 6x इज इक्वल टू, पॉइंट इज 1,2। पॉइंट क्या है हमारा? 1,2। तो y की जगह 2 डाल दिया, x की जगह 1 डाल दिया। सर आपको -6 कैसे है? अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। जैसे मान लो इसको m मान लिया, तो m इंटू 1/6 इज इक्वल टू -1। हाँ सर, परपेंडिकुलर लाइन, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था सॉरी। ठीक है। हमेशा याद रखो, जैसे यहाँ पे जो कुछ भी स्लोप आए तो उसके परपेंडिकुलर स्लोप लिखने का क्या तरीका है? रेसिप्रोकल कर दो और साइन रिवर्स कर दो। जैसे मान लो इस लाइन का स्लोप -3 आया, तो परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल कर दिया और साइन रिवर्स कर दिया, मतलब 1/3। ठीक है, तो ये पहले पार्ट का आंसर हुआ, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का इक्वेशन। अब दूसरा है इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। तो मीडियन में क्या होता है? मीडियन का क्या मतलब होता है? मिड पॉइंट ऑफ BC। हाँ, ए को BC के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देना। मान लो D कह दिया, तो B और C के कोऑर्डिनेट क्या थे? 3, 1 एंड -3, 0। तो D का कोऑर्डिनेट जो है क्या होता है? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। एंड A का कोऑर्डिनेट वी ऑलरेडी नो, 1/2। तो यही जो AD वाली लाइन होती वही हमारी क्या होती? मीडियन होती। तो स्लोप ऑफ AD पहले लिखते हैं हम लोग। स्लोप ऑफ AD क्या होता? 3/2। y2 माइनस y1, 2 - 1/2 होल अपॉन x2 - x1, मतलब 3/2। तो मैं इक्वेशन कैसे लिखता? वैसे y इज इक्वल टू 3/2x ऐसे लिखता, ऐसे प्लस कुछ। तो उसको जैसे ही मैं शॉर्टकट तरीके से लिखने जाता, तो क्या लिखता? 2y - 3x इज इक्वल टू, अब क्या करना है तुमको? कोई कांस्टेंट डालना है, मतलब कांस्टेंट फाइंड करना है। तो तुम इन दोनों में से कोई भी पॉइंट डाल सकते हो। जैसे ए वाला कोऑर्डिनेट डाल दिया 1,2, जैसे यहाँ पे 2 डाला और यहाँ पे 1 डाला, तो 4 - 3 क्या हो गया? 1 हो गया। तो 2y - 3x इज इक्वल टू 1। ये क्या आ गया? मीडियन AD का इक्वेशन। ये क्या आ गया? मीडियन AD का इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, एंगुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर का आया किसी का आंसर? एंगुलर बाइसेक्टर, सर उसमें वो प्रॉपर्टी यूज करनी थी क्या, साइड अपॉन बेस यस। वाला? तो जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये C है। तो A का कोऑर्डिनेट क्या था? A का कोऑर्डिनेट था 1,2, 3,1 -3,0। 1,2, 3,1 -3,0। तो बताओ AB का लेंथ क्या होता?
ए बी का लेंथ अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल रहे होते तो √5 होता, वो निकाल सकते हो तुम लोग। एसी का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते तो वो √20 होता, और √20 इज नथिंग बट 2√5। इसका मतलब ये बताओ कि ए बी अपॉन ए सी कितना हो रहा होता, √5 अपॉन 2√5, 1/2। मतलब 1:2 टाइप की चीज हो रही होती। ठीक है, अब एंगुलर बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती थी, अगर याद हो तो मैंने लिखवाई है, कि जो एंगुलर बाइसेक्टर है, ये जो डी पॉइंट है, तो बी डी इज टू डी सी जो होता था, दैट विल बी ए बी इज टू ए सी। ये वाला जो पॉइंट है दैट डिवाइड्स the opposite side, angular bisector divides the opposite side in the ratio of the adjacent sides. तो BD अपॉन DC जो है वो 1/2 हो गया, मतलब ये रेशियो क्या हो गया, 1:2 हो गया। इतना सबको समझ में आया, ये रेशियो 1:2 क्यों हुआ? Yes, sir. सारे बच्चों को क्लियर है? देखो ये सब चीज अगर नहीं समझ में आएगी तुमको पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिक्कत होगी, इसलिए जो भी प्रॉब्लम है अभी बोल दो, उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, नहीं तो आगे दिक्कत होगी तो फिर बहुत पीछे रह जाओगे तुम। कोई भी बेसिक सा भी चीज प्रॉब्लम हो वो पूछ लेना चाहिए। तो अच्छा, अब देखो जैसे ये BC वाली लाइन है, B का कोऑर्डिनेट पता है, C का कोऑर्डिनेट पता है, एंड वी वांट द कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट, पॉइंट D। कैसे निकालेंगे? सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले से 1:2। तो D का कोऑर्डिनेट मैं कैसे लिखूंगा? सेकंड फॉर्मूला लगाने आता है, 1 × -3 2 × 3, तो 6 - 3 मतलब 3 सर होल BD अपॉन। बाई DC और AB बाई AC का रेशियो सेम कैसे? ये तो एंगुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है, हाँ उसमें सर। नोट्स, प्रीवियस क्लास में के नोट्स अगर उठाओगे तो उसमें देखना कि मैंने जब एंगुलर बाइसेक्टर में डिस्कस कर रहा था तो उसमें ये प्रॉपर्टी बताई भी थी। इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। अभी उतना पूरी ज्योमेट्री करने जाएंगे तो फिर तो हम लोग का जो मेन काम है वो रह जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 2, 1 × 0 तो 0 ही हो जाएगा, 2 × 1 2 होल अपॉन 1 + 2 3, मतलब डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,2/3। अब कुछ यूं हो गया, देखो ए का कोऑर्डिनेट 1,2 हो गया और डी का कोऑर्डिनेट 1,2/3 हो गया। तो इस लाइन को देख के क्या लग रहा है कि ये कैसी, ए और डी वाले पॉइंट्स कैसे होंगे? इन दोनों को देख के क्या समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर। हाँ, मतलब एक तरीके से दोनों वर्टिकली ऊपर नीचे हो रहे होंगे। ए 1,2 और डी 1,2/3। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होता, वर्टिकल लाइन का इक्वेशन याद है कैसे होता है? x = सम कांस्टेंट होता है। वर्टिकल लाइन का इक्वेशन कैसा होता है? x = सम कांस्टेंट होता है। अच्छा, वो कांस्टेंट क्या होता? वही जो कांस्टेंट x कोऑर्डिनेट है दोनों में, 1 हो जाता है। x = 1। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर जो होता तुम्हारा, वो एक वर्टिकल लाइन होती और वो क्या हो रही होती, x = 1। समझ में आई बात? सर आपने D के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले वो फिर से बताया ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। डी का कोऑर्डिनेट्स तुमको यहाँ तक समझ में आया कि ये रेशियो 1:2 होगा?
हाँ सर, वाई से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, फिर उसके बाद कुछ नहीं किया, मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया। बी का कोऑर्डिनेट पता है, सी का कोऑर्डिनेट पता है, और ये रेशियो 1:2 है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाया डी कोऑर्डिनेट लगाने के लिए। ओके सर। ठीक है, यस। तो सबको तीनों पार्ट्स क्लियर है? यस सर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है। अच्छा, उसमें ए का कोऑर्डिनेट 1,1 दिया हुआ है और सी का कोऑर्डिनेट 5,5 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि इफ BD diagonal lies on the line x is equal to 3, then find coordinates of B and D. Then find coordinates of B and D.
ओके, तो देखो मैं एक अप्रोच बताता हूँ कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ठीक है। कि जैसे मान लो एक रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये ABCD रेक्टेंगल है। अच्छा सर, ए का कोऑर्डिनेट 1,1 है और सी का कोऑर्डिनेट क्या है 5,5 है, ठीक है। तो अच्छा बोला गया कि BD वाली जो लाइन है वो x इज इक्वल टू 3 पे लाई कर रही है, इसका मतलब B का भी x कोऑर्डिनेट 3 होगा और B का भी x कोऑर्डिनेट 3 होगा। अच्छा, B के y कोऑर्डिनेट को मान लो y1 मान लिया और D के y कोऑर्डिनेट को से y2 मान लिया, ठीक है। तो हम लोग को एक तो वो तरीके से, एक वर्टिकल लाइन है, हाँ वो एक वर्टिकल लाइन है। हाँ ऐसे ही समझ रहा हूँ मैं, वर्टिकल लाइन है, हम लोग ने ऐसे ही डायग्राम बस बना के रखा है, ठीक है। सो अब हम लोग को y1 और y2 फाइंड करना है। नाउ सिंस वी वांट टू फाइंड y1 एंड y2, तो हम लोग को y1 और y2 में दो इक्वेशंस चाहिएंगे। व्हाट वी वांट टू इक्वेशंस इन y1 एंड y2। तो देखो एक तो चीज ये होती है, तो डायगोनल्स हमारे ये होते हैं ना, परपेंडिकुलर होते हैं ना। डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते रेक्टेंगल में, लेंथ इक्वल डायगोनल्स होता है। के मिड पॉइंट जो है वो सेम होते हैं। डायगोनल से क्या, मिड पॉइंट सेम होते हैं। तो जैसे मिड पॉइंट ऑफ AC वो क्या होता है 1 + 5/2 कॉमा 1 + 5/2, मतलब क्या 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 आ गया 3,3। और मिड पॉइंट ऑफ BD जो है वो क्या आएगा 3 + 3/2 कॉमा y1 + y2/2, मतलब वो आ गया 3, y1 + y2/2। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, दोनों के जो मिड पॉइंट्स हैं वो P ही है जहाँ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे। और क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स अगर सेम होंगे, इट मींस कि इनका जो सॉरी x और y आपस में इक्वल हो रहे होंगे। जैसे ये 3 है तो ये भी 3 है, वो तो है ही। ये 3 है तो इसको भी 3 होना पड़ेगा, विच मीन्स y1 y1 + y2/2 दैट शुड बी 3। तो इससे y1 + y2 क्या आ गया 6 आ गया। तो ये क्या आ गया कि एक इक्वेशन आ गया y1 और y2 में। अच्छा बताओ मैं दूसरा इक्वेशन कहाँ से जनरेट कर सकता हूँ, सर ये वाला इक्वेशन कैसे आया सर? कौन सा? सर y1 + y2 अपॉन 2 इक्वल टू 3। क्योंकि ये भी P का कोऑर्डिनेट है, ये BD का जो मिड पॉइंट है वो भी P होगा और AC का जो मिड पॉइंट है वो भी P होगा, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो दोनों P ही है, ठीक है। तो इनके x कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे, तो 3 और 3 तो इक्वल है ही, और y कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, तो ये तो 3 है और इधर y1 + y2/2 है, तो यहाँ से y1 + y2/2 को 3 लिख लिया। ओके ठीक है। फिर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल यूज कर सकते हैं। हाँ सर या फिर AB पैरेलल टू CD भी यूज कर सकते हैं। हाँ, AB पैरेलल टू CD AB पैरेलल टू CD, उससे भी मेरे ख्याल से यही रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा।
ए बी पैरेलल टू सी डी में। अब तुमको एक ऐसी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी जो केवल रेक्टेंगल के पास ही होती है, बाकी पैरेललोग्राम के पास नहीं होती। तो बताओ वो इक्वल। फिर ऑपोजिट साइड वाला यूज Opposite करके side वाला use क्वाड्रेटिक आ रहा है। कि AC and AD are perpendicular. ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये जो एंगल है क्या है, वो 90 डिग्री है। तो देखो ये जो एंगल है अगर 90 डिग्री है तो इस लाइन का स्लोप तुम क्या लिख सकते हो, y1 माइनस 1 होल अपॉन 3 माइनस 1, मतलब y1 माइनस 1 अपॉन 2, वो इस लाइन का स्लोप आ गया। और इस लाइन का स्लोप क्या लिख सकते हो, y2 माइनस 1 होल अपॉन 3 माइनस 1, तो y2 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है। अब क्योंकि ये लोग परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। माइनस स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए डी, दैट शुड बी -1। तो y1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू y2 माइनस 1 अपॉन 2, दैट शुड बी -1। समझ में आई बात सबको? तो y1 माइनस 1 इंटू y2 माइनस 1 इज इक्वल टू -4। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, y1 y2 माइनस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस 1 इज इक्वल टू -4। ठीक है। अच्छा y1 प्लस y2 वी ऑलरेडी नो दैट इट इज 6, so y1 y2 minus 6 plus 1 is equal to -4, which implies y1 into y2 is equal to क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इतना क्लियर है, y1 into y2 is equal to 1। ठीक है। तो ये दूसरा इक्वेशन आया हमारा। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना कि जैसे y1 और y2 की जगह 6 माइनस y1 लिख लेना इज इक्वल टू 1। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या कैलकुलेशन में, मेरे को ऐसा लग रहा है। y1 minus 1 over 2, y2 minus 1 over 2। से y1 और y2 कुछ एक 3 प्लस माइनस 2√2 आ रहा है क्या? स्क्वायर रूट में आएगा ना। वो इंटीग्रल है। हाँ सर, हाँ। इंटीग्रल ही है। तो यार मेरा पेन ही कर गया। हाँ, तो 6y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब y1 स्क्वायर माइनस 6y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे y1 की वैल्यू क्या आ गई, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2। तो 6 प्लस माइनस √32 होल अपॉन 2। इतनी बात समझ में आई? तो
इससे y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3√32 को क्या लिख सकते हैं? 4√2 मतलब प्लस माइनस 2√2। ठीक है, तो y1 की दो वैल्यू आई। तो y1 जैसे मान लो एक बार 3 + 2√2 हो गया और एक बार 3 - 2√2 हो गया। तो जो y2 होता वो क्या करते, हम लोग यहाँ से निकालते हैं y2। ठीक है, तो y2 जो है 6 - y1 होता। y2 विल बी 6 - y1 मतलब 3 - 2√2 और यहाँ पे y2 जो है 6 - y1 मतलब 3 + 2√2। तो जो दो पॉइंट्स होते हैं उनमें से एक पॉइंट होता 3 + 2√2 कॉमा 3 - 2√2। सॉरी, ये तो y1 y2 की वैल्यू है ना। तो जैसे मान लो b ऐसा हो सकता था, दोनों के x कोऑर्डिनेट तो सेम है, थ्री है, और d 3 - 2√2 ऐसे हो गया। या b को 3, 3 - 2√2 लिख लिया और d को 3, 3 + 2√2 लिख लिया। तो पूरे कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिख दिए हमने स्क्रीन जिससे शेयरिंग कैलकुलेट ऑफ हो गया। हो। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया। मेरे ख्याल से तो सबको ये क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को कैसे हो रहा है? सर मुझे एक डाउट है। सर y1 की दो वैल्यूज मतलब वो तो एक पॉइंट है ना, कैसे आ रही है? बता रहा हूँ, पहले स्क्रीन तो आए। एक्चुअली देखो होता क्या कि जैसे y1 की दो वैल्यूज क्यों आ रही है, वो ऐसे हम लोग सोच सकते हैं कि एक बार जैसे मान लो ABCD को मैं क्लॉकवाइज लेता और एक बार मैं ABCD को एंटी क्लॉकवाइज लेता। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो जो B और D है वो मिला के उनके जो दोनों कोऑर्डिनेट्स है ना वो सेम ही है दोनों केस में। हाँ सर। तो उसमें क्या होता कि एक बार जब तुम क्लॉकवाइज लेते तो बी कुछ आ रहा होता और डी कुछ आ रहा होता, और जब एंटी क्लॉकवाइज लेते तो बी और डी अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर दिए होते। हाँ सर समझाओ। मैं फिर से लॉग इन करो, लॉग आउट हो गया। 8836589।
अभी आई स्क्रीन? Yes, sir. यस सर। ओके, सो सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे हुआ? तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो गया बस इस क्वेश्चन में, अदरवाइज कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा होता तो सही लगता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। सर ऊपर Next. से कर दो। एक मिनट को क्वेश्चन लिख लो। A line is such that its segment between the lines 5x minus y plus 4 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 4 is equal to 0 is bisected at point 1, 5. Then find its equation. ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखो। लिख लिया क्वेश्चन? देखो ये देखो, तुमको क्या पार्ट देखना है वैसे? हाँ सर वो नीचे वाला आंसर देखना है, हो गया। हो गया?
ओके, ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा होगा, ये समझ में आया तुम लोग को? ये मतलब क्या हो रहा होगा आखिर? सर कुछ ऐसा है क्या कि दो लाइन है, उसको एक लाइन सेगमेंट दोनों को ज्वाइन कर रहा है, उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट दिया हुआ है हमें। हाँ, मतलब जैसे ये दो लाइंस है, एक लाइन है 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये दोनों लाइंस के ऊपर कुछ पॉइंट्स होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। इनको जब मैं ज्वाइन करता तो इनका मिड पॉइंट 1,5 होता। इनका मिड पॉइंट क्या होता? 1,5 होता। तो हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, व्हाट वी वांट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ठीक, तो अब देखो, लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? या तो एक स्लोप और एक पॉइंट मिल जाए, उससे काम चल जाएगा, या दो पॉइंट्स मिल जाए, उससे भी काम चल जाएगा, है ना? अच्छा, एक पॉइंट तो ऑलरेडी नोन है क्वेश्चन में, तो अब दूसरे पॉइंट को सर्च करने के लिए, जैसे अगर मान लो कि मैं ए वाला पॉइंट निकाल लूं, ए वाला पॉइंट अगर मैं निकाल लूं, तो ए वाले पॉइंट और इससे पी वाले पॉइंट को यूज करके क्या हम लोग लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ ओके, तो अब ए वाला, अब तुम अगर सोचो, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि जितने कम वेरिएबल्स हो ना, उतनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई सोचता कि सर एक काम करता हूँ, मैं इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लेता हूँ और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लेता हूँ, तो कितने अननोन्स हो गए बताओ क्वेश्चन में? बोलो कितने अननोन्स हो गए? चार। 4 अननोन्स हो गए। तो 4 अननोन्स को निकालने के लिए हम लोग को कितने इक्वेशंस चाहिएंगे? 4। 4 इक्वेशंस चाहिएंगे। मतलब ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा उस टर्म्स में अगर मैं ऐसे करता तो। जितने ज्यादा इक्वेशंस बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। अब मैं सोचता कि एक काम करते हैं, जैसे इस पे मैं अगर x कोऑर्डिनेट t ले लूं, पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट t ले लूं, तो क्या y कोऑर्डिनेट इसका 5t + 4 हो जाएगा क्या? x की जगह अगर t पुट करते तो यस सर। ये बात समझ में आई सबको कि अगर मैं x कोऑर्डिनेट t ले लूं तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 5t + 4। अच्छा, अब मैंने देखो ये मिड पॉइंट वाली चीज है। अदर एंड ऑफ मिड पॉइंट निकालना सिखाया था कि अगर मिड पॉइंट और एक एंड दिया है तो दूसरा एंड कैसे फाइंड करते हैं? तो दूसरा एंड फाइंड करने के लिए पहले इसको डबल कर दिया, मिड पॉइंट को डबल कर दिया, तो 2 माइनस ये वाला कोऑर्डिनेट t, कॉमा ऐसे ही इसको डबल कर दिया, 10 माइनस ये वाला कोऑर्डिनेट 5t + 4। मतलब b का कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या आ जाएगा? 2 माइनस t, कॉमा 6 माइनस 5t। इतनी बात क्लियर है? कैसे लिखा बी वाला कोऑर्डिनेट हम लोगों ने? हाँ सर। बोलो बोलो स्टूडेंट्स, ये क्लियर? यस सर। अब क्या हो सर रहा है? बी का फिर से एक बार बताइए। देखो, जैसे मेरी बात समझो, मान लो P जो है वो a, b है, Q जो है वो x0, y0 है, और R का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। जहाँ पे P जो है वो मिड पॉइंट है QR का। तो उसके लिए मैंने
पहले वाले क्लास में एक शॉर्टकट टेक्निक बताई थी, जैसे आर का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ना पी का जो कोऑर्डिनेट है उसको डबल कर दिया 2a माइनस फिर क्यू का कोऑर्डिनेट x0 कॉमा ऐसे ही, ऐसा समझ गया मैं। तो वैसे ही मैंने लिखा। जितनी शॉर्टकट ट्रिक्स सीखते जाओगे ना, मतलब जितना तुम कैलकुलेशन इजी करते जाओगे उतना क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान होता जाएगा। अच्छा अब देखो, ये लाइन है और इसके ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करना Substitute चाहिए वाला करेंगे। पॉइंट। So it means 3 times 2 minus t plus 4 times 6 minus 5t minus 4 is equal to 0 यहाँ से। तो इससे क्या हमारी t की वैल्यू आ जाएगी क्या? 6 minus 3t plus 24 minus 20t minus 4 is equal to 0, which means 23t is equal to कितना बनेगा? 26 बनेगा शायद। तो t की वैल्यू क्या आ गई? 26/23। अच्छा अगर t की वैल्यू आ गई इट मीन्स तुम्हारा a का कोऑर्डिनेट आ गया। a क्या था? t, 5t + 4 था। तो a का कोऑर्डिनेट आ गया और p का कोऑर्डिनेट तो हम लोग को पता है 1, 5। ठीक है। नाउ यूजिंग दीज 2 पॉइंट्स फाइंड इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। Using these 2 points, find the equation of the required line. ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, अब होमवर्क के लिए क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो मैं तुम लोग के ग्रुप पे जो है शेयर कर देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हो बुकलेट से होमवर्क के लिए। और संडे को एक जितना पढ़ाया गया उसका टेस्ट होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है सर इस संडे? इस संडे, हाँ, तो प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी एक क्लास और होगी इस वीक ना। सर आपने पहले एक वो असाइनमेंट भेजा था ना, क्वेश्चन 1 to 68 वाला। हाँ हाँ बोलो। हाँ तो सर अब उसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं ना आप? इसमें क्या था जैसे बात देखना पड़ेगा मेरे को। अच्छा कहाँ गया वो, तुम लोग का बैच कौन सा है? इंटीग्रेटेड बैच है ना। अभी जो है तुमको क्या करना होगा कि मैं कुछ क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करके उसमें दूंगा, क्या कहते हैं, बुकलेट में से दूंगा, तो उसको कंप्लीट करना है। सर। ठीक है, तो नहीं 1 से 68, ठीक है, 1 से 68 ही जो है अभी उतना ही करना है, उसके आगे नहीं है। अभी तो मैं आज कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं हूँ, आज तो मैं क्वेश्चन ही कराया हूँ, एक तरीके से कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाया हूँ। ठीक है, अब इसी जितने जो अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड हमारे बुकलेट्स में जो जो क्वेश्चंस है वो मैं तुम लोग को ग्रुप पे डाल दूंगा, उसको अटेम्प्ट कर लेना। स्टेट लेवल और जेई लेवल दोनों के।
So goodbye.